चुनाव क्षेत्र में गोविंद सागर झील, कोल डैम, अलीखट, सिरखट, तो ये अनेकों जलाशय है। ये मेरे चुनाव क्षेत्र में, अलग दूसरे चुनाव क्षेत्रों में और भी गड्ढे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सच में हमारे गोविंद सागर जो झील है, यह सबसे लंबी झील है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। मैंने लास्ट ईयर बिलासपुर में डीसी ऑफिस में गोविंद सागर झील में पर्यटन की संभावनाएं, हमने वहां के होटलियर्स, बुद्धिजीवी, इलेक्ट्रिक जो लोग चुने गए, हमारे जो लोग थे पंचायती राज सिस्टम में, उनको बुलाया था और हमने कहा कि यह बिलासपुर को इस झील ने उजाड़ा है। हम यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से अगर यहाँ पर कुछ होता है तो हम इससे कुछ चीजें अर्जित कर सकते हैं और यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे 2-3 चीजें वहां पर हो सकती हैं, क्योंकि बाकी जगहों पर पर्यटक लाने पड़ते हैं, आकर्षित करने पड़ते हैं। हमारे वहां से पर्यटक स्वाभाविक रूप से कुल्लू और मनाली जाता है। इसलिए हमें वहां रोकने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमने घाघस के नीचे जैसे एक चक डैम बनाया है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का है। वहां पर गर्मियों के दिनों में 300 से 500 तक लोग पर्यटक वहां नीचे जाते हैं, नहाते हैं, तैरते हैं। इसलिए हमने यही अलीखट के ऊपर भी हमने एक कृत्रिम झील के लिए, आदरणीय महेंद्र सिंह जी भी यहां बैठे हैं, कृत्रिम झील के लिए हमने एक डीपीआर भी बनवाई है, वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से। और जैसा आदरणीय रामलाल जी ने शंका भी जाहिर की है और अपने प्रैक्टिकली भी देखा है कि जो इक्विपमेंट या बोट या स्टीमर्स लाते हैं वो 6 महीने के बाद उनके रख रखाव की दिक्कत आती है। अगर यह कृत्रिम झील बनती है तो 12 महीने वहां पर जल क्रीड़ाएं और हमारे पर्यटक और वहां पर लोगों को रोजगार, और जो हम कोल डैम से अपनी सारी स्कीमें ला रहे हैं, पानी की स्कीम में, दूसरी स्कीम में, अगर वो वहां नजदीक बनता है तो हमारे स्रोत भी और हमारी स्कीम में भी वो आधे पैसे से बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर कृत्रिम झील, उसको हमने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को आप बखूबी अच्छे से जानते हैं, क्या कहेंगे सर? मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि मुझे मुख्यमंत्री जी का और सरकार का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ अपने हृदय से कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस उत्तरदायित्व को मुझे दिया। और सर, जो बेसहारा पशु हैं उनको लेकर सवाल जो है पूछा गया था, क्या स्थिति प्रदेश में है, कितने गौ सेंचुरी जो है हिमाचल में बनाई गई है और कितने अभी भी जो है पशुधन सड़कों पे है, और उनको जो है इसमें इस तरह से गौसदनों में लाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य श्री रमेश धवाला जी ने पूछा कि ऐसे कितने बेसहारा गौवंश जो है वो सड़क पर है। जैसे जो पशु गणना पिछले वर्ष हुई थी तो उसमें करीब 36,000 के करीब गौवंश ऐसा था जो बेसहारा था। और जब हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बनी थी तो हमने इसको प्राथमिकता पर लिया था, पहली कैबिनेट की बैठक में इसको लिया था। लेकिन हमारे सामने किसी तरह का कोई मॉडल नहीं था कि जिसको देख करके हम इन बेसहारा पशुओं की जो है उचितता कर सके। हमने गौ सेवा आयोग बनाया। गौ सेवा आयोग में हमने बैठक में निर्णय लिया कि तो हम जो छोटी गौशालाएं चल रही हैं उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे। अगर शेड की ज़रूरत है तो शेड बना करके देंगे, और अगर उन्हें टूड़ी शेड की ज़रूरत है तो टूड़ी शेड। और फिर बाद में ये तय हुआ कि उनको अपने कर्मचारियों का खर्चा चलाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत टूड़ी के लिए हमने 500 रुपये प्रति गौवंश जो है वो देने की बात सरकार ने की, और जिसमें हमने इसकी शुरुआत भी की। तो जैसे प्रारंभिक तौर पर ऐसे 7,500 पशु जो थे वो ऐसी
स्वयंसेवी जो थे वो गौशालाएं चला रहे थे, उसमें थे। तो जब हमने इसको शुरुआत की तो ये बढ़कर के जहाँ 17,500-18 हज़ार तक जो है वो अब गौवंश जो है वो सड़क से जो है वो गौशाला में गया है। और इसके साथ साथ हमने बड़ी गौ सेंचुरीज बनाने का भी जो है वो निर्णय लिया। और आज हमारी ऐसी 3 बड़ी गौ सेंचुरीज बनकर के तैयार हुई हैं, जैसे सिरमौर में कोटला बड़ोग, सोलन में हांडा कुंडी, ऊना में थाना कास, जहाँ वहाँ पर भी हम कुछ पशुओं को, बेसहारा जानवरों को आश्रय दे रहे हैं। नहीं पर और भी कार्य जो है वो प्रदेश में जो है प्रगति पर है। अगर हम देखें तो रामपुर में गौशाला बन रही है, शिमला जिला के अंदर अगर सुन्नी में एक बड़ी गौशाला वहाँ पर बन रही है। और जब ये बनकर के तैयार होगी, यानी कि मैं आज ही उसका रिव्यू कर रहा था, तो 80% काम जो है वो पूरा हो गया है। जब ये बनकर के तैयार होगी तो शिमला जिला के अंदर भी बहुत, कंप्लीट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम सड़क से उठा करके हम उस गौशाला में ले जाएंगे और शिमला जिला में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उसी तरह से आज हमने सिरमौर में, सोलन में अधिकांश पशुओं को जो है वो सड़क से उठा करके जो है वो गौशाला में ले जाएंगे। अगर आप शिमला से चलेंगे तो कालका तक आपको बहुत कम ऐसे किसी ने मवेशी चरने के लिए छोड़ोगे वही दिखेंगे, अन्यथा नहीं दिखेंगे। लेकिन उसी तरह हम चंबा में मशीर वहाँ पर बना रहे हैं, वहाँ पर 400-500 ही ऐसा बेसहारा पशु सड़क पर है। और वो भी चंबा जिला जो है वो कैटल फ्री हो जाएगा। और उसी तरह कांगड़ा में जो है वो हमने इंदौरा में, अटारिया में जो है वो एक गौ सेंचुरी बनाई है। साथ में खब्बल में, लुथान में, कंगैन में और नागिनी में और कुडन में, और अभी नई 2 और गौ सेंचुरीज कांगड़ा प्रॉपर में, और साथ में धर्मशाला नगर परिषद, नगर कॉर्पोरेशन जो है जिसको चला रही है, उसका भी हम विस्तारीकरण जो है वो कर रहे हैं। तो जब ये कुछ महीनों के बाद इनके ऊपर काम चला हुआ है, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो अधिकांश क्षेत्र जो है वो हमारा पहाड़ी क्षेत्र जो है वो बेसहारा पशुओं से जो है वो सड़कें जो है वो मुक्त होगी। लेकिन साथ में पंजाब बॉर्डर लगता है, पंजाब में ऐसी कोई योजना पर काम नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा जो है इन्फिल्ट्रेशन जो है उधर से जो है पशुओं का आना जाना जो है वो रहता है। लेकिन हमारी ये प्राथमिकता है कि हम 2022 तक आते आते हम अधिकांश पशुओं को जो है वो गौवंश को जो है वो आश्रय स्थल जो है वो बना देंगे। लेकिन हमारी थोड़ी सी दुविधा है कि बहुत जगह FCA के कारण थोड़ा सा भी हम 1 इंच जमीन जो है वो हमें नहीं मिल पा रही। जैसे मंडी जिला में है, सिरमौर, किन्नौर में है, किन्नौर में नहीं, इसमें कुल्लू में है, बिलासपुर है, यहाँ पर हमें ज़मीनें जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लेकिन फिर भी हम एक नई योजना के साथ जो है वो वहाँ पर भी हम जो है वो कार्य करने जा रहे हैं। तो ऐसा हम जहाँ हर तरह से हमने जो एक निर्णय लिया था कि हम संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे, हम संवर्धन की तरफ भी चलें कि अच्छी नस्ल की गौएँ जो हैं वो लोगों को उपलब्ध कराएं, उससे और भी जो है वो हम काम कर रहे हैं। और सर, जो बछड़े हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खेतीबाड़ी में उनका उपयोग जो है लाया नहीं जाता है। ऐसे में जो एक नई योजना थी, जो पायलट प्रोजेक्ट था, उसकी क्या स्टेटस है और क्या इसका काम आगे बढ़ पाया है? प्रोजेक्ट में हमने हर जिला स्तर के हॉस्पिटल में हमने सेक्स सीमन उपलब्ध कराया है, लेकिन वो महंगा है, इस करके किसान उसको ले नहीं पा रहे हैं। तो इस करके हमने अभी केंद्र को एक प्रोजेक्ट भेजा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम प्रोजेक्ट की मंजूरी देंगे, पैसा हमें मिलेगा और उसका 50% जो है वो केंद्र देगा, कुछ स्टेट करेगा। तो थोड़े बहुत पैसे से ही हम किसान को ये सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो है वो उपलब्ध आने वाले समय में करवाएंगे। ठीक है। कि वरुण कुमार जो कि फाटी गांव है, औसल पंचायत में पड़ता है, मेरे घर के नीचे है ये गांव। और ये बड़े लंबे अरसे से हॉकी में अपना नाम कमा रहे हैं। जो वर्ल्ड कप जूनियर्स हमने जीता था उसमें मैन ऑफ द मैच
का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। और ये ओलंपिक टीम में जो अभी जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, 41 ईयर्स 41 साल के बाद इंडिया को कोई मेडल मिला है हॉकी में, और उसमें हिमाचल प्रदेश का लड़का जो है हमारा वरुण, इनके पिता का नाम ब्रह्मानंद जी है और वो जलंधर में नौकरी करते हैं, काम करते हैं। तो इस लड़के ने ये नाम कमाया है, हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल मैं समझती हूँ इसमें इस समय मैं स्पेशल धन्यवाद नवीन पटनायक जी का भी करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सौजन्य से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के सौजन्य से हॉकी टीम्स जो हैं दोनों, वो उनको जो है स्पॉन्सर किया गया। तो अगर कोई हिंदुस्तान से स्पॉन्सर ही ना करता तो हमारे इन प्लेयर्स को ये मौका नहीं मिलना था। 41 साल के बाद इस गौरवमय मौके पे हिमाचल का कंट्रीब्यूशन और हमारे अपने चुनाव क्षेत्र का, और वो भी बिल्कुल ही मेरे साथ लगती हुई पंचायत है औसल, रुलियानी से मैं हूँ, औसल से वो हैं, ब्रह्मानंद जी के बेटे हैं वरुण जी, बहुत ही यशस्वी खिलाड़ी हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हिमाचल सरकार जो है उचित उन्हें इनाम भी देगी और हो सके तो उन्हें नौकरी भी प्रदान करेगी।